हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैसल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। तो बेटा आज जो अपना है क्लास 10th का विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसका लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ बेसिक केमिस्ट्री की लिस्ट आपको दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, तो वो लिस्ट भी आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री अगर आप सीखेंगे ना तभी ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जानी। देखो मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से पढ़ने आए हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये मान के चलूंगा। बस आपने चौथे और पांचवें क्लास में साइंस का थोड़ा बहुत जो सुना है वो ही लेकर आ जाइए, सिखाने का काम मेरा है। क्लास 10th में आपको बिल्कुल साइंस आपकी मक्खन करवा दूंगा। तो देखो बेटा, आज जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है, इसके पिछले लेक्चर में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पे अच्छे से समझा था। तो आज क्या है, आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं इस वीडियो में, हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। 4 टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चारों के चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यहां से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मैं आपको ये सारे टॉपिक बिल्कुल मक्खन करा देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, पहला टॉपिक आपका कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये वीडियो ये अपने चैनल पे जो भी बंदा पढ़ने आ रहा है, अगर हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है, अगर आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हो। ठीक है, आप जीरो हीरो बनाने का काम आपको हमारा है, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आप जरूरी नहीं है ऐसी क्रियाओं को लिखो, आप यही बोल सकते हैं तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। डेफिनेशन है क्या बेटा? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब देखो, खाली थ्योरी से ही पढ़ना हो तो किताबें तो होती है ना, किताबों से सब कुछ पढ़ सकते हैं। बच्चा टीचर के पास क्यों जाता है? सीखने के लिए। अब मैं आपको देखो, मैं हमेशा ही क्या करता हूं, मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल उठा के सिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। भाई मैंने बोला आप क्या करिए, आपने दूध में मिला दिया नींबू, दूध में मिला दिया नींबू। देखो दूध एक पदार्थ, नींबू एक पदार्थ। दूध में नींबू मिलाया तो बन गया पनीर। दूध में नींबू मिलाया तो पनीर बन गया, और पनीर के साथ थोड़ा सा क्या अलग हो जाता है बेटा? पानी अलग हो जाता है। ठीक है, जब पनीर बनता है, जैसे ही दूध में नींबू डालते हैं दूध फटना स्टार्ट हो जाता है, तो दूध का सारा जो भी फैट होता है वो अलग हो गया जाता है और पानी उसका अलग हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? पनीर। अब नोटिस करो, ये कोई अलग पदार्थ थे, ये नए पदार्थ हैं, और ये कौन से पदार्थ थे? पुराने पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक, यहां पे दो हैं,
एक से अधिक हो गया, पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो समझ में आया? समझ में आया बेटा? अब क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, अगर इससे दिल नहीं भरता तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। सुबह में उठकर सबसे पहले इंसान क्या करता है? ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मोस्टली लोग जो हैं अपने इंडिया में चाय पीते हैं। तो बेटा चाय क्या हमें नेचुरली मिल जाती है, तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं पानी में मिलाते हैं हम चीनी में मिलाते हैं हम पत्ती, और इसी में हम मिला देते हैं क्या? दूध। ये सारी चीजें मिला के हमें एक विलयन प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं चाय। अब ये चाय जो बनी, ये नया पदार्थ हो गया, और ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हो गए? पुराने पदार्थ हो गए। जिन पदार्थों से मिलके ये नया पदार्थ बना, तो ये घटना ही क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। इट मींस कोई सा भी दुनिया में ऐसा परिवर्तन जहां पर एक पदार्थ से कुछ नया पदार्थ बन रहा, या एक से अधिक पदार्थों से कुछ नए पदार्थ बन रहे, तो वो क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये तो होगा भाई रियल लाइफ के एग्जाम्पल। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कि आपसे कोई कहे कि नहीं बेटा और एग्जाम्पल बताओ, तो भाई आप बोल सकते हो लाइक मुझे पनीर की सब्जी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? बर्तन में हम तरह तरह के मसाले डालेंगे, मसाले डालने के बाद ऑयल वगैरह डालेंगे, उनको क्या करेंगे? गैस की फ्लेम ऑन कर उसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। फिर उनकी जब हम उसे गर्म करके टेम्परेचर देंगे, उसमें थोड़ा बहुत पानी डालेंगे, तो वो क्या करेंगे? आपस में क्रिया करने लगेंगे, और क्रिया करने के बाद वो क्या करेंगे बेटा? कुछ नया बना देंगे, जिस डिश का नाम हम अपने पास से रख देंगे कि हमने शाही पनीर बनाया, पालक पनीर बनाया, या कौन सा बनाया। तो वो जो नया पदार्थ बना, तो वो किस दौरान बना? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती तो जितनी चीजों को उन्होंने मिलाया वो आपस में एक दूसरे से क्रिया करते ही नहीं, और जब क्रिया करते नहीं, जैसे थे वैसे ही रहते, तो कोई नया पदार्थ नहीं बन पाता। ठीक है ना? तो अब ये तो हो गया भाई नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो कि सर एक आध रिएक्शन वाला एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो भाई देखो आपने इसका तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, मैग्नीशियम। Mg क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम। और इसकी क्रिया आप करवा दीजिए O2 से करवा दीजिए। अब क्या होता है? Mg पर पाए जाते हैं 2 प्लस, O2 पर पाए जाते हैं 2 माइनस। देखो जिनको ये वाला वीडियो मतलब जो देख रहे हो, और ये वाला जो प्लस माइनस वाला सीन है यहां पर ये जो मैं रिएक्शन कर रहा, जिनको नहीं आती है तो बेटा बेसिक प्लेलिस्ट में ना सब सिखाया है। आपका क्लास 10th में इतना आसान कर देने वाला हूं ना कि आप भी जिंदगी भर याद रखेंगे कि मैंने कभी को किसी से पढ़ाई करी थी। बस खामोशी से बैठ के आपको चीजों को समझना है। नहीं समझ में आए कमेंट में मेरी बुराई करके चले जाना, ठीक है ना? और अब जब इसकी इससे क्रिया होगी तो क्या होगा? नीचे वाले नंबर पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो तो अणु की फॉर्म है उसकी कि वो एक परमाणु का, द्विपरमाणु का, त्रिपरमाणु का। अब बात क्या हो रही है? Mg और O की क्रिया हुई, तो पहले प्लस वाला लिखा जाता है, बाद में माइनस वाला लिखा जाता है। इसके दोनों प्लस इसके पैरों में, इसके दोनों माइनस इसके पैरों में, तो बन जाएगा आपका Mg2O2। लेकिन 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा MgO। अब देखिए यहां पर क्या सीन हुआ? मैग्नीशियम जो है एक पदार्थ, ऑक्सीजन जो है एक पदार्थ, लेकिन ये यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मिलकर क्या हुआ? इन दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। और जब भी 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना दे, तो उस घटना को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखो बेटा कितना आसान है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आप खामा में डरते हो। साइंस क्या है ना? साइंस देखो, साइंस कोई थ्योरी का खेल नहीं है कि आए थ्योरी लिख लाए, थ्योरी लिख के आपको पढ़ा दी, हो गया काम। देखो साइंस की इस थ्योरी से ज्यादा मैटर करते हैं ये एग्जाम्पल, और किताब में सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखे होंगे। आपको एग्जाम्पलों को अपनी रियल लाइफ में ढूंढना है, साइंस को रियल लाइफ में पता करना है कहां लग रही है। जब आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझोगे ना चीजों को, तो कभी भी नहीं भूलोगे। रोज वो चीजें आपके सामने होती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा कि यहां पर क्या चल रहा है। समझे नहीं समझे?
तो बेटा मैं साइड में हो जाता हूं। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। पहले आप इसे जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इनको पहचानने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान या पहचानने के तरीके। कह लीजिए आप कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जा सके, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। देखो इसके लिए क्या है, सबसे पहला, ज्यादा नहीं, आप मोस्टली कॉमन सी 4 बातें याद रखिएगा। 4 बातें, 4 तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। कैसे? एक तो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन पहला तो यह है, ठीक है। दूसरा आपका होता है ताप में परिवर्तन। तीसरा आपका होता है रंग में परिवर्तन, ठीक है। चौथा आपका होता है गैसों का निकलना। गैसों का निकलना। ये 4 तरीके हैं जिन तरीकों से आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। कौन कौन सा? अवस्था में परिवर्तन से पहचान सकते हैं, ताप में परिवर्तन से पहचान सकते हैं, रंग में परिवर्तन से पहचान सकते हैं और गैसों के निकलने पर पहचान सकते हैं। अब मैं बारी बारी से इन सारों को आपको देखो कितना आसान कर दूंगा। जैसे सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अब मुझे यह बता दो बेटा, जितने भी यहां इस क्लास को देख रहे हो, मुझे जरा यह बता दो कि भौतिक अवस्था जो होती है वो कितनी होती हैं? वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन पदार्थ की वो जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो आपको कौन सी? 3, गैस, द्रव और ठोस। ये होती है गैस, द्रव और ठोस। अब ये भौतिक अवस्थाएं, बात क्या बोली? अवस्था में परिवर्तन। मतलब अगर कोई गैस क्रिया कर रही है वो द्रव में बदल जाए, या कोई द्रव क्रिया कर रहा है वो ठोस या गैस में बदल जाए, या कोई ठोस क्रिया कर रहा है वो द्रव या गैस में बदल जाए, इसको बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, सब क्लियर कर दूंगा। देखो पहला एग्जाम्पल, अच्छा इसमें आप अवस्था में परिवर्तन हेडिंग बनाइए। इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अवस्था में परिवर्तन होने पर पहचाना जा सकता है। एक आप ये लाइन लिख लीजिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अवस्था में परिवर्तन होने पर पहचाना जा सकता है। अब कैसे परिवर्तन? तो ये देखो, मैं इसके 3 एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, 3 एग्जाम्पल। अब सबसे पहला एग्जाम्पल रियल लाइफ से उठाया। कैसे उठाया? मैंने बोला भाई हमने लिया पानी, हमने लिया पानी, ठीक है। अब हमने पानी में डाली चीनी, हमने पानी में डाली चीनी। जब हमने पानी में चीनी को डाला और इसे घोला तो क्या हुआ? हमें प्राप्त हुआ मीठा पानी। मीठा पानी है जिसे हम शरबत भी कह सकते हैं, शरबत, जिसे हम शरबत बोलते हैं, मीठा पानी यानी कि शरबत। तो बेटा जो पानी में चीनी को घोला, पानी की अवस्था कौन सी होती है? पानी की अवस्था होती है द्रव। कौन सी होती है पानी की अवस्था? द्रव। चीनी की कौन सी होती है? ठोस। नोटिस करना बात पे। अब द्रव और ठोस की हुई क्रिया और जो आगे जाके मीठा पानी बना, ये कैसा बना? द्रव बना। तो इस केस में क्या हुआ, जो चीनी ठोस थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? पानी में मिलने के बाद। पानी में मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ओवरऑल जो हमें विलयन प्राप्त हुआ वो कैसे प्राप्त हुआ? द्रव प्राप्त हुआ। तो यहां पे देखो ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ, इट मींस अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन। और जहां पर अवस्था में परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या होती है? पहचान होती है रासायनिक अभिक्रियाओं की। समझ में आया भाई? ये वो एग्जाम्पल है रियल लाइफ के जो हम डेली देखते हैं और ये सारे के सारे हम अपने आसपास फील कर सकते हैं और इससे चीजें क्या होती है ना, बहुत ही आसान हो जाती है हमारे लिए। अब आप क्या करिए, दूसरा एग्जाम्पल आपको लेना है, आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। आपने लिया मोम, मोमबत्ती सबने देखी होगी, देखिए मोमबत्ती। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती O2 से क्या करती है? क्रिया करती है। मोमबत्ती O2 से क्रिया करती है। अब जो मोम होता है
ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा, और ऑक्सीजन से क्रिया करके दो चीजें बनाता है, एक तो जल बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब नोटिस करना, मोम जो होता है आपका वो कौन सी अवस्था में होता है? मोम आपका होता है ठोस अवस्था में होता है। मोम ठोस अवस्था में होता है, नहीं होता सॉलिड अवस्था में। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। अब इस ठोस और गैस की क्रिया हुई, जल कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। और CO2 कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। तो देखो क्या हुआ, मोम जो ठोस था वो ऑक्सीजन में जलने पर, जैसे ही ऑक्सीजन में जला तो जलने पर क्या हुआ, वो द्रव और गैस में बदल गया। अब ठोस से बेटा क्या बना? द्रव। और ठोस से बेटा क्या बनी? गैस। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? तो जहां पर अवस्था में परिवर्तन, इट मींस वहां पर कौन सी अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया बेटा, समझ में आया नहीं आया? रियल के एग्जाम्पल ही तो मजेदार होते हैं, जिनमें चीजें हमें बिल्कुल मक्खन हो जाएं और आसानी से हम चीजों को समझ सकें। अब बात आती है, इसका हम तीसरा एग्जाम्पल करना चाहते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल बताइए क्या लिया जाए? भाई ऐसा एग्जाम्पल लेना है हमें जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो, और अवस्था में परिवर्तन तो कहीं पर भी हो जाते हैं यार, कहीं पर भी हो जाते हैं अवस्था में परिवर्तन। आपने चूना देखा है? चूना देखा? चूने को आप पानी में मिलाइए। चूना जो होता है ये होता है ठोस, पानी होता है द्रव। तो जब चूने और पानी की क्रिया होती है तो एक सफेद पानी प्राप्त होता है, सफेद पानी, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। ये अभी आगे दूसरे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे जरा इसकी रिएक्शन बना के भी। तो क्या होता है, जो ये चूने का डेला था ठोस अवस्था में था, इसको जैसे ही पानी में डाला तो पानी में डालने पर इसका ठोस नेचर जो था तो द्रव के साथ घुलने लगा, और जो ओवरऑल विलयन प्राप्त हुआ वो हमें कैसा प्राप्त हुआ? वो द्रव प्राप्त हुआ, जिसका इस्तेमाल घरों की पुताई वगैरह करने में करते हैं। ओवरऑल विलयन द्रव प्राप्त हुआ। तो हमें पता चल गया कि भैया अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इट मींस वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ में आया? ये बेटा 3 एग्जाम्पल हो गए। आप 3 में से कोई से भी 1-2 एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। अब दूसरी बात आती है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, भाई देखो ताप में परिवर्तन कैसे होता है, ये जो मैंने चूने वाला एग्जाम्पल लिखा है, चूने वाला एग्जाम्पल, ये इसमें भी वर्क कर जाएगा। कैसे कर जाएगा भाई? ताप में परिवर्तन, मैंने क्या करा, चूना लिया। चूने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसको दोबारा यहां लिख लेते हैं। चूने का फॉर्मूला होता है CaO, इसको हमने मिलाया पानी में। पानी का फॉर्मूला होता है HOH, या सॉरी H2O लिख लो या HOH लिख लो, बात एक ही, आप इसे H2O लिख लो, ठीक है, H2O लिख लो। अब क्या होगा, जैसे ही इसको बोलेंगे चूना, और चूना कौन सी अवस्था है बेटा? चूना होता है सॉलिड अवस्था में, तो इसके पैरों में आप S लगा दीजिए सॉलिड के लिए। ये लिक्विड अवस्था में होता है, L लगा दीजिए। अब सीन क्या है, CaO की जैसे ही इससे क्रिया होगी, CaO जैसे ही पानी में घुलना स्टार्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी बेटा? ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलेगी मतलब क्या होगा कि आप चाहे तो इसका नाम लिख लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हां, जो ये सोचे कि सर रिएक्शन लिख दी आपने, ये नहीं बताया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, तो बेटा इसके लिए अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनानी है, ये भी सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनानी है। अभी सिर्फ आपको ये सीखना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करनी है, कैसे पता लगाए रियल में कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अब यहां पर सीन क्या है ना, जैसे ही चूने की इससे क्रिया हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में ऊष्मा निकली। ऊष्मा निकलने का मतलब क्या है, जैसे ही आप चूने के डेले को घर पर लाएंगे, नॉर्मली ला सकते हैं, चूने के डेले को पानी में डालिएगा, जिस पात्र में पानी भरा होगा जैसे ही चूने के डेले को आप उसमें डालेंगे तो थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उसमें घुल जाएगा तो आप उस बर्तन को छू के देखिएगा, वो गर्म फील होगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनकी कई बार क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है, जब ऊष्मा निकलती है तो विलयन क्या करता है, गर्म हो जाता है, और कई बार ऊष्मा खर्च होती है, जब ऊष्मा खर्च होती है तो विलयन ठंडे पड़ जाते हैं मिलाने पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, यहां पर ऊष्मा निकली, इसका मतलब ताप में परिवर्तन, यानी कि ताप में परिवर्तन हुआ, यहां दोनों ठंडे थे, आगे जाके विलयन गर्म हो गया, और जैसे ही ठंडे से गर्म हुआ मिलाने पर, तो इसका मतलब हमने बता दिया कि भैया ताप में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
तो यहां पे हेडिंग में आप क्या लिख सकते हैं, ताप में परिवर्तन द्वारा भी रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाना जा सकता है, और उसके लिए आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आप इसी में दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो और एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें ये ले सकते हैं, जैसे कि ताप में परिवर्तन करना है तो आप क्या कर रही है, एक आता है कास्टिक सोडा, क्या आता है, कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं NaOH, NaOH कास्टिक सोडा। इसको आप जल में मिलाइए, जैसे ही जल में मिलाएंगे तो ये दोनों मिलने पर जो विलयन प्राप्त होगा ना, कास्टिक सोडा और जल के मिलने पर, वो विलयन कैसा प्राप्त होगा, गर्म प्राप्त होगा, गर्म विलयन प्राप्त होगा। इन दोनों को मिलाने पर कास्टिक सोडा जैसे ही जलीय होगा, जल में घुलेगा। कास्टिक सोडा नॉर्मल सा आपको मार्केट में मिल सकता है, आप लेकर आइए, उसे पानी में मिलाइए, हाथ वगैरह मत डालिए, किसी लकड़ी वगैरह से थोड़ी देर हिला दीजिएगा, फिर जिस बर्तन में भरा हो उसे छूकर देखिएगा, वो गर्म पड़ जाएगा। तो जैसे ही वहां पर गर्माहट आई, इसका मतलब ताप में परिवर्तन हुआ, और ताप में परिवर्तन हुआ है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तीसरी बारी आती है रंग में परिवर्तन द्वारा। देखो रंग में परिवर्तन यानी कि अगर कहीं पर दो पदार्थ आपस में मिले और उनका कलर चेंज हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सबसे पहले ये ले सकते हैं कि भाई आपने ली पत्ती, आपने लिया पानी, आपने लिया दूध, आपने लिया चीनी, और क्या बना दी बेटा, चाय बना दी। चाय बना दी, आपने ली पत्ती, पानी, दूध, चीनी, चाय बना दी। देखो इन सबका कलर, इसमें पत्ती का कलर अलग होता है, पानी का कलर अलग होता है, दूध का कलर अलग होता है, चीनी का कलर अलग होता है, लेकिन ओवरऑल जो विलयन बनेगा चाय, इसका भी रंग कैसा होता है, इसका रंग भी अलग होता है। इसका मतलब इन सब ने क्रिया करी और एक अलग रंग की चीज बना दी, जिसको हमने चाय बोल दिया। तो भैया जो चाय बनी तो वहां पर रंग में क्या हो गया, परिवर्तन, और अगर रंग में परिवर्तन हुआ है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो तीसरी बात आप रंग में परिवर्तन को हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रंग में परिवर्तन द्वारा भी पहचाना जा सकता है। और रंग में परिवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि भैया हमने चाय बना दी, रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और आप और चाहते हैं इसका भी सेकंड एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो भाई एक होता है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इसमें जैसे ही हम मिलाते हैं Ki, तो Ki मिलाने पर क्या होता है, लेड आयोडाइड प्राप्त होता है, PbI2 प्लस में निकल जाता है आपका KNO3। तो ये जो होता है ना लेड नाइट्रेट जो आपका प्राप्त हुआ है जो Ki मिलाने पर, तो जो लेड आयोडाइड प्राप्त हुआ है, सॉरी लेड आयोडाइड क्या होता है, ये पीले कलर का होता है, पीले कलर का होता है। इसमें क्या हुआ, देखो Pb पर पाए जाते हैं 2 प्लस, NO3 पर 1 माइनस, K पर 1 प्लस, इस पर 1 माइनस पाया जाता है। इसका प्लस क्रिया करेगा इसके माइनस के साथ, इसका प्लस क्रिया करेगा इसके माइनस के साथ। तो देखो पहले प्लस वाला लिखते हैं तो हमने Pb को लिखा, फिर I को लिखा, इसका प्लस इसका माइनस, इसके 2 प्लस I के पैरों में, तो PbI2। ये रिएक्शन वो समझ सकते हैं जो ये चीज मैं बोल रहा, बेसिक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ रखी है, मैंने बोला है बेसिक केमिस्ट्री आप जरूर पढ़िए, तो रिएक्शनें आपकी आसान हो जानी है। ठीक है, फिर PbI2 बनने के बाद में भाई K की क्रिया NO3 के साथ, तो बन गया आपका KNO3, दोनों पर 1 प्लस 1 माइनस था जो कि कैंसिल हो गया, इसलिए इनके नीचे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हुआ, एक पीले कलर का विलयन प्राप्त हो गया, इसीलिए हमें पता चल गया कि भैया रंग में परिवर्तन हुआ है, और हमने इसे क्या बोल दिया, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा रंग में परिवर्तन। थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है, एक गैसों का निकलना एग्जाम्पल और लिखना है, तो क्या करते हैं इसका एक एग्जाम्पल, इसको एक ही एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे पूरा आपका एक ही बार में आ सके। अब गैसों का निकलना मतलब कहीं पर किन्हीं दो पदार्थों की क्रिया हो, या एक पदार्थ की क्रिया हो, या दो से अधिक पदार्थों की क्रिया हो, और वहां पर बुलबुले उठने लगे, क्योंकि जहां से गैस निकलती है ना वो ऐसे ही नहीं निकलती है, या तो वो आवाज करते हुए निकलेगी या फिर वो बुलबुलों की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, गैस निकलने के ये तरीके होते हैं, या तो वो बहुत तेज से क्या करेगी, सी करके आवाज करते हुए निकलेगी, या फिर उसके बुलबुले उठेंगे। तो देखो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए Zn होता है जिंक, जिसको बोलते हैं जस्ते का चूर्ण होता है जिंक, इसका नाम होता है जिंक, और इसको बोलते हैं जस्ते का चूर्ण। जब इसमें मिलाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं तेजाब,
सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो Zn क्या करता है, Zn पर 2 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, H पर 1 प्लस। Zn प्लस का है तो इसके माइनस से क्रिया करता है, और Zn पहले लिखे आप, फिर माइनस वाला लिखते हैं। 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल, जैसा कि मैंने बेसिक केमिस्ट्री में सिखाया है। तो आपका क्या बन गया, ZnSO4 प्लस में देखो क्या बचा, 2H बचे, तो ये बन जाते हैं H2, और यही क्या होती है बेटा, गैस। अब देखो ये गैस निकली है तो या तो ये करके आवाज करती हुई निकलेगी या फिर बुलबुले दिखेंगे इसके। तो गैसों के निकलने पर भी रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये आपका होगा पहचानने के तरीके। ठीक है, मैं देखो यार ये थोड़ा समय जरूर लगेगा सीखने में, समय जरूर लगेगा सीखने में, लेकिन फील हमें अपने आसपास रियल लाइफ में करना है। अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हो तो विज्ञान को फील तो बेटा रियल लाइफ में ही करना पड़ेगा। किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हटकर रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेना पड़ेंगे। तो मैं साइड में जाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखो बेटा हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना, रासायनिक समीकरण। फिर रासायनिक समीकरणों के प्रकार भी होते हैं, इसको संतुलित करने की विधियां भी हैं, वो सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है, मेरी बात समझना। जैसे कि ये लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैंने क्या करा, प्लस में लिखा ऑक्सीजन और एरो का निशान लगाया और बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए सीन क्या हुआ यहां पर, थोड़ा सा समझिए बात को। सीन क्या हुआ, मैंने बोला मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया हुई ऑक्सीजन के साथ और पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे ये तो पता चल रहा कि इसकी और इसकी क्रिया हुई है, ये बना है, इसकी और इसकी क्रिया होने पे ये बना है। इसका मतलब ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कैसे बोले और कब बोले? क्या इसको रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं? नहीं, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है, किसी, समझना ध्यान से, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है। लो हो गई बात खत्म। ये रहा इसका एग्जाम्पल। कैसे भाई, क्या बोला, बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना, हाईलाइट रखना, प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कितनी आसान सी बात है। यानी कि ये तो अभी क्या है, ये है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब मुझे बनाना क्या है, रासायनिक समीकरण। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, प्लस का निशान, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, एरो का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक होता है MgO। ओ यहां पर 2 है तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ये लगाया। अब ये जो हो गई बेटा, ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई रासायनिक, रासायनिक समीकरण। बोलो बेटा कोई दिक्कत, समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की क्रिया हुई और कुछ नया बना तो उसको बोल दिया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उसी अभिक्रिया को अगर उसके प्रतीकों द्वारा लिख दिया तो वो कहलाएगी रासायनिक समीकरण। कितना आसान है नहीं है बेटा? ऐसे ही मैं एक एक टॉपिक आपके दिमाग में घुसा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा, और फिर आप भी कहोगे कि हाँ भाई विज्ञान बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर पढ़ाने वाला अच्छे तरीके से सिखाए और सीखने वाला दिल से सीखना चाहे तो विज्ञान बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, तो दिल और दिमाग दोनों लेकर बैठना पड़ता है विज्ञान को सीखने के लिए। अब देखो कितना आसान कर दिया। अब भैया बच्चा बच्चा बोल देगा, जैसे कि मैंने बोला कि भैया, मैंने एक चीज और बोली, मैंने बोला भाई कि सोडियम की क्रिया आप करवाइए जल से और बनाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला? सोडियम पे क्रिया करवाइए जल से और बनाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो समझने के लिए एग्जाम्पल लिखा है, तुम ये मत सोचने बैठ जाना कि सर ये लिखा है ये सही होगा या गलत होगा। सही गलत की बात तो बात की है। अब मैंने बोला ये एक चीज लिखी हुई है, आप बताइए ये क्या है, तो आप जल्दी से क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर जी ये तो जो आपने लिखा है ये है रासायनिक अभिक्रिया। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है? क्योंकि अभी ये लिखा हुआ तो है, ये भी पता चल रहा है कि जल की क्रिया सोडियम से हुई है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, लेकिन इससे सर ये पता नहीं चल रहा कि इनके प्रतीक क्या हो गए हैं। तो जैसे ही आपने क्या करा, सोडियम का प्रतीक Na लिखा, जल का प्रतीक H2O लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक NaOH लिखा। अब ये आ गया एक समीकरण की फॉर्म में। अब आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सर ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। क्यों है रासायनिक समीकरण? क्योंकि हमने इसमें इन चीजों को इनके प्रतीक के द्वारा लिख दिया, और प्रतीक के द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक ठोको, साथियों के साथ शेयर मारो, जिससे वो भी यहां पर आकर विज्ञान को अच्छे से सीख सकें और क्लास 10th उनका भी बढ़िया हो सके। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे इसी तरीके से बेटा धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे और हम आपको यूं ही सिखाते रहेंगे। ये तो बेटा हो गई बात आपकी रासायनिक समीकरण की। मैं साइड में हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक टॉपिक हमें अभी और पढ़ना है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। एक ही वीडियो में कितनी सारी चीजें आपको सिखा के जाऊंगा ना कि आप भी कहोगे हाँ भाई कल को किसी बंदे से हमने पढ़ा था। चलिए बेटा आगे चलते। तो अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, कि रासायनिक समीकरणों को किन नियमों के द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरणों को किन नियमों के द्वारा लिखा जाता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसके नियम लिखते हैं। सबसे पहले एक बात लिखेंगे, ये नियम निम्न हैं। ज्यादा नहीं, 3-4 बातें आपको याद रखनी है, 3-4 बातें, और समझ लीजिए आपने रासायनिक समीकरण को सीख लिया और बहुत ही आसान कर लिया अपने लिए। तो सबसे पहली बात क्या है? अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्र ज्ञात होने चाहिए। सब समझाएंगे अभी अच्छे से। दूसरी बात क्या है कि अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों को लेफ्ट साइड तथा उत्पादों को राइट साइड में लिखते हैं। तीसरी बात बेटा क्या है? अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का साइन लगाते हैं। चौथी बात क्या है कि अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर, कौन सा तीर? ये वाला तीर, तीर का निशान लगाते हैं। और चौथी बात क्या है? अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर साइन, कौन सा साइन? ये वाला साइन लगाते हैं। ये जो सिंगल एरो की एक चीज, ये तो सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या करना है हमें इसमें। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है? ये नियम निम्न है। सबसे पहला नियम है अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्र ज्ञात होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? अभिकारकों को लेफ्ट साइड तथा उत्पादों को राइट साइड में लिखते हैं। तीसरी बात क्या है? अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का साइन लगाते हैं। चौथी बात क्या है? अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाते हैं। मतलब अभिकारक से तीर चलेगा, किसकी ओर जाएगा? उत्पाद की ओर जाएगा। चौथी बात क्या है? अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर यह वाला साइन लगाते हैं, डबल एरो का। उत्क्रमणीय का मतलब भी अभी आपको आगे समझाएंगे, अभी की अभी इसी वीडियो में समझेंगे। और जो ये वाली अभिक्रिया है जिसमें सिंगल एरो लगा है, इस वाले एरो को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय।
अनुत्कीर्मणीय। अगर सिंगल एरो लगा है तो अनुत्कीर्मणीय और डबल एरो लगा है तो उत्कीर्मणीय। अनुत्कीर्मणीय का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया एक ओर हो रही है, और उत्कीर्मणीय का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया दोनों ओर हो सकती है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि सपोज करिए एक रिएक्शन लिखी मैंने A प्लस बी, A प्लस बी, मैंने लगाया एरो का निशान, बना C प्लस डी। बात को पहले समझिएगा, फिर इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। मैंने लिखा A प्लस बी, मैंने लगाया एरो का निशान C प्लस डी। अब देखो अभिक्रिया को लिखने का तरीका, भाई अभिक्रिया तो हो रही है, समीकरण की फॉर्म में लिख रहे हैं, समीकरण लिखने के नियम। अब पहला नियम क्या कहता है, अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्र ज्ञात होने चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि ए का सूत्र क्या है, बी का सूत्र क्या है, सी का सूत्र क्या है और डी का सूत्र क्या है। ए बी सी डी कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, जो अभी हम आगे एग्जाम्पल में ले लेंगे। दूसरी बात क्या है, अभिकारकों को लेफ्ट साइड। देखो अगर मैं ऐसे करके खड़ा हुआ हूं, मेरा लेफ्ट ये है और राइट ये है, आपका भी लेफ्ट और राइट यही है, तो ये जो लेफ्ट साइड पर लिखे गए हैं ये कहलाएंगे अभिकारक, जिसको इन इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और दूसरी बात क्या बोली है, लेफ्ट साइड तथा उत्पादों को राइट साइड। तो जो ये राइट में लिखे हैं ये क्या कहलाएंगे बेटा, आपके उत्पाद, जिनको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो हमेशा अभिकारक जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक उनको बोलते हैं जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, उन्हें लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। उत्पाद उनको बोलते हैं जो उत्पन्न होते हैं, यानी कि नए पदार्थ जो बनते हैं उनको उत्पाद बोलते हैं और उन्हें राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद में आपका अभिकारक और उत्पादक भी आपने जान लिया यहां पर। और अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड तथा उत्पाद को राइट साइड लिखते हैं। अभिकारक होते क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। इतनी बातों को तीसरी लाइन क्या कहती है, अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का साइन लगाते हैं। देखो जैसे ए एक अलग अभिकारक था, बी एक अलग अभिकारक था, तो मुझे दोनों को लिखना था, तो दोनों क्रियाएं भाग लेना, तो इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अगर कोई अकेला होता तो प्लस का साइन नहीं लगाना पड़ता, कोई तीसरा आ जाए तो बी के आगे प्लस का साइन लगाएंगे और तीसरे को लिख देंगे। ठीक है, और इस तरीके से उत्पाद के बीच में भी अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो प्लस का निशान लगाएंगे। चौथी बात क्या है, अभिकारक से उत्पाद की ओर, देखो अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगा दिया, ये चौथी बात हो गई। पांचवी बात क्या है, अभिक्रिया उत्कीर्मणीय होने पर साइन ये वाला लगाते हैं। इस चीज को समझिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने, HCl लिया, HCl लिया, तो जब इसको गर्म करेंगे, दो अणु इसके लेंगे, इसे गर्म करेंगे तो इससे निकलेगा H2 और Cl2, क्योंकि दो से मिलकर बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से, तो जब इसे गर्म करेंगे तो H2 और Cl2 निकलेगा। तो H2 और Cl2 इस अभी अगर देखा जाए तो ये अभिकारक है, ये दोनों उत्पाद हैं क्योंकि इससे बने, लेकिन अब ये जो उत्पाद हैं ये दोनों मिलकर वापस इसको बना सकते हैं। जब ये दोनों मिलकर वापस इसको बना सकते हैं तो ये दोनों अभिकारक बन जाएंगे और ये उत्पाद बन जाएगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन सके उसको बोलते हैं उत्कीर्मणीय अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक ना बन सके उनको बोलते हैं अनुत्कीर्मणीय अभिक्रिया। बोलो समझ में आया? समझ में आया बेटा? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब बात करते हैं, अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं करेंगे, ये नियम तो हो गए। अब मुझे पहले मैं साइड में होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, जरा मुझे क्वेश्चन कर कर दिखाइए इससे कैसे, तभी तो मैं मानूंगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा है। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपकी जो आपने सीखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कास्टिक सोडा से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण में लिखो। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भी लिखना है और रासायनिक समीकरण में भी लिखना है। तो देखो जब हम इसको लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की फॉर्म में, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ लेकर नया पदार्थ बनाए। तो देखो भाई इसको क्या करो, रासायनिक अभिक्रिया के फॉर्म में कैसे लिख दो, इसको लिख दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया किससे हो रही है, कास्टिक सोडा, तो लिख दो कास्टिक सोडा से क्रिया करके, यानी कि ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, और जब ये दोनों क्रिया कर रहे हैं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, और क्रिया करके बना क्या रहे हैं, सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है, यानी कि साथ में जल। अब ये जो मैंने लिखा ये हो गया इसका क्या, रासायनिक अभिक्रिया।
अब उसने साथ में बोला है रासायनिक समीकरण की फॉर्म में लिखो, तो रासायनिक समीकरण क्या बनेगी बेटा, अब आप इसको चाहते हो रासायनिक समीकरण की फॉर्म में लिखना, तो वो कितना आसान है रासायनिक समीकरण की फॉर्म में लिखना। बस सिंपल सा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से लिखते हैं, ये इसका प्रतीक हो गया। कास्टिक सोडा, इसको NaOH से लिखते हैं, इसका प्रतीक हो गया सोडियम क्लोराइड, तो इसको NaCl से लिखते हैं, इसका प्रतीक हो गया, और जल का प्रतीक H2O हो गया। अब ये जो हमने बनाया ये सब क्या कहलाया बेटा, इसे प्रतीक की फॉर्म में लिख दिया, तो यही कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। अभी मैंने इसको बैलेंस वगैरह नहीं किया क्योंकि बैलेंस करना अभी हमने सीखा नहीं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जो रासायनिक समीकरण हमने सीखी है इसको संतुलित कैसे करें, और उसके बाद में हम एक चीज सीखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद में एक चीज सीखेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। ये दो टॉपिक हमें अगले वीडियो में सीखना है। तो बेटा अभी के लिए पहले मैं साइड में जाऊं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। तो देखो बेटा आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा था, समझ में आया है, तो यार लाइक करना और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताना, और चैनल को पहली बार आए थे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ बेटा आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।